देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। और सबसे पहले बात करेंगे किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी इन दिनों चुनावी और सियासी अखाड़ा दोनों बन चुकी है। जहां एक तरफ लेफ्ट ने आज विरोध मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं एनएसयूआई भी भूख हड़ताल पर बैठेगी और डीयू की छात्रा जो है वो इस लेफ्ट के विरोध मार्च को सपोर्ट कर रही है। आजादी के नाम पर शुरू हुआ दिल्ली के रामजस कॉलेज का विवाद आज भी सरगर्म रहेगा। लेफ्ट छात्र संगठनों के साथ एनएसयूआई ने भी एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेफ्ट दलों के छात्र संगठन आज दोपहर 12:30 बजे मार्च निकालेंगे। मार्च में शामिल होने वाले छात्र खालसा कॉलेज में जमा होंगे। खालसा कॉलेज से आर्ट्स फैकल्टी तक मार्च निकलेगा। मार्च में जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। एबीवीपी के विरोध में वीडियो पोस्ट करके सुर्खियों में आई छात्रा गुरमेहर कौर खुद इस मार्च में ज्यादा से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की अपील कर रही हैं। Protest march that's tomorrow. It's a peaceful march. I would like to request all the students from wherever you are to help us to come join us there. इधर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई भी एबीवीपी के खिलाफ ताकत दिखाने को तैयार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में 11 बजे से एक दिन की भूख हड़ताल पर छात्र बैठेंगे और शाम 7 बजे मशाल रैली भी निकलेगी। गुरमेहर कौर को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपना समर्थन दिया है। राहुल ने ट्वीट किया, खौफ की सत्ता के खिलाफ हम छात्रों के साथ खड़े हैं। क्रोध, असहिष्णुता और अज्ञानता में उठाई गई हर आवाज के जवाब में एक गुरमेहर कौर खड़ी होगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए गुरमेहर के वीडियो पर खेमेबंदी भी साफ दिखाई दे रही है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बाद एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी अपने फेसबुक पेज पर गुरमेहर के लिए लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। युद्ध के खिलाफ गुरमेहर की अपील का डीयू में हुई हिंसा से क्या ताल्लुक है? वीरू ने जो चुहल की थी उसका हिंसा को बढ़ावा देने से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इसे ऐसा दिखाया जा रहा है। इस लड़की की बात महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी किसी भी नागरिक की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। वो किसी भी तरह से शहीदों और उनके परिवारों की प्रतिनिधि नहीं है। उसने जो कहा वो उसकी निजी राय है। दिल्ली से परवीना के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या आलम है, एक बार ये फिर से सामने आ चुका है। रोहिणी के एक मकान में बाकायदा हथियारों से लैस बदमाश दाखिल होते हैं, वहां पर दो नाली और तमंचों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुबह तो मेरे लड़के को, मेरे भतीजे को ये पीट के चले गए। मैंने आईओ को थाने में रिपोर्ट करी, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आईओ ने उसके बाद हमें गिरफ्तार करने आ गए। अभी 20-25 लड़के और ये हमारे दो प्रमोद था, विनय था, बंदूक लेके फायरिंग करी, गोली हमारे घर पे भी ला रही, सारे वो है। क्या हवाई फायरिंग की थी या? नहीं हवाई नहीं की, हम तो भाग गए। मैं तो मौके पे था, मेरे पिछाने मैं तो भाग गया। के साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज सुबह में सबसे पहले बात होगी राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा वार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि झूठ बोलना और नफरत फैलाना प्रधानमंत्री के डीएनए में है। इनके डीएनए में है, अंदर है, इनके गुस्सा है, नफरत है। बिहार चुनावों में तहलका मचाने के करीब 1.5 साल बाद डीएनए एक बार फिर लौट आया है। तो जहां भी आप जाएंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन इस बार डीएनए साइंटिस्ट की भूमिका पलट गई है। गोरखपुर में एसपी कांग्रेस की साझा रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमले शुरू किए तो जा पहुंचे डीएनए तक। कर्जा माफ करके दे दिया। जैसे ही उनको डर लगता है एकदम नफरत की बात शुरू कर देते हैं, क्रोध फैलाना शुरू कर देते हैं। इनके डीएनए में है, अंदर है, इनके गुस्सा है, नफरत है। जैसे ही डर लगता है उसको पकड़ते हैं, फैलाना शुरू कर देते हैं। 2015 में बिहार के चुनावी माहौल में भी नीतीश कुमार पर पीएम मोदी का डीएनए वाला हमला छाया हुआ था। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है,
उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। नीतीश ने इस टिप्पणी को बिहारी अस्मिता से जोड़कर चुनावों में जमकर कैश कराया और आखिरकार अपना परचम भी लहराया। लेकिन बिहार में नीतीश के पार्टनर बने राहुल गांधी यूपी में पीएम पर वही तीर चला रहे हैं जिसने चलाने वाले पर ही पलट कर घाव कर दिया था। राहुल से पहले अखिलेश ने भी बीजेपी के धुरंधर योगी को उनके गढ़ में ही चुनौती दी, तो पलटवार करने में योगी ने भी देर नहीं की। ये सुना है बाबा बिजली वाली बात कह रहे थे हमसे। हम तो इन बाबा को कहेंगे कि समाजवादी लोग 2224 घंटे शहर में बिजली दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बिजली नहीं आ रही है तो कोई भी अपने आश्रम के बगल वाला तार पकड़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। गोरखपुर के लोग और प्रदेश के लोग 24 घंटे में से 18 घंटे अपने कपड़े बिजली के तारों पे सुखाते हैं, कारण है बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश का सांसद इधर ताबड़तोड़ चुनावी अभियान छेड़े पीएम मोदी को नतीजों की फिक्र सताने लगी है। मऊ में चुनावी रैली के दौरान पीएम ने कहा कि कुछ लोग त्रिशंकु विधानसभा की साजिश रच रहे हैं। सरकार, भारत सरकार पैसा देती है, तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है। और उन्होंने चालू क्या किया है? हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। यूपी में 5 दौर की वोटिंग हो चुकी है। अब आखिरी 2 चरणों में 4 और 8 मार्च को मतदान होना है। इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। गोंडा में मतदान के बाद पुलिस वाले लाठी भांजते हुए दिखाई दिए। दरअसल वहां पर शिवसेना के समर्थक और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। शिवसेना के समर्थक जब पुलिस के पास पहुंचे तो वहां पर उनको सुनवाई के बजाय लाठियां मिली। थप्पड़, लाठी और बवाल। आधी रात को यह हंगामा गोंडा की सड़कों पर मचा है। पुलिस गुस्साए शिव सैनिकों को खदेड़ रही है। जो खड़ा रहा उसे पुलिस की मार खानी पड़ी। दरअसल मतदान खत्म होते ही बीजेपी और शिवसेना के समर्थक किसी बात पर आपस में भिड़ गए। शिव सैनिक अपने प्रत्याशी महेश तिवारी के साथ पुलिस से शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने उल्टा दौड़ा दिया। हालांकि डीएम ने मामले को छोटा मोटा कहकर टाल दिया। एक माइनर इंसिडेंट था। एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने तहरीर दी है कि एक चौराहे पे, मुननखा चौराहे पे एक 2 पक्षों में थोड़ा सा विवाद हुआ। खैर शिव सैनिकों ने थाने में तहरीर दे दी है, लेकिन शिकायत करने पहुंचे शिव सैनिकों पर पुलिस ने जिस तरह से लाठियां बरसाई उसके बाद मालूम चला है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बात से भी इनकार कर दिया है। आंचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। गुजरात के मेहसाणा में जमकर बवाल हुआ। दरअसल वहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऋत्विज पटेल बोलने पहुंचे थे, लोगों को संबोधित करने पहुंचे थे और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया वहां पर भीड़ में से एक शख्स ने उन्हें चाटा जड़ दिया। इसके बाद तो वहां जमकर बवाल हुआ। ऋत्विज के भी समर्थकों ने इस शख्स को जमकर पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। पाटीदारों का गढ़ माना जाता है मेहसाणा और यहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के एक कार्यक्रम में अध्यक्ष ऋत्विज पटेल रैली के लिए पहुंचे थे। समर्थकों की भीड़ में से शख्स ने ऋत्विज को चाटा जड़ा। इसके बाद ऋत्विज समर्थकों के साथ जमकर उनकी धुनाई कर दी गई।
मोतिहारी में पुलिस वालों पर महिलाएं ही भारी पड़ गई। दरअसल वहां पर अवैध निर्माण हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो थी, लेकिन लोगों ने उन पर इतने पत्थर बरसाए कि पुलिस को वहां से भागना पड़ा। खाकी वर्दी के सामने खड़ी औरतें हिलने को तैयार नहीं, घर जाने को राजी नहीं। दरअसल सारा बवाल इस घर को लेकर मचा है। पुलिस इसे तोड़ना चाहती है, लेकिन लोग हैं कि अड़ गए हैं। इस मकान को अतिक्रमण बताया जा रहा है। मकान का मालिक रामानंद पासवान लोक शिकायत निवारण कार्यालय में मामला हार चुका है। वो अपनी पत्नी के साथ जिला मुख्यालय गुहार लगाने गया तो पीछे से पुलिस प्रशासन मशीन लेकर मकान तोड़ने पहुंच गया। बात इतनी बड़ी कि लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। न सिर्फ पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा, बल्कि दरोगा और 2 लोगों को चोटें भी आईं। अतिक्रमण हटाने के क्रम में आज हम लोग डेट लिए थे, अतिक्रमण हटाने गए हैं। अतिक्रमण हटाने के क्रम में अचानक हम लोग पर धावा बोला गया है, जिससे अतिक्रमण नहीं हट पाया है। आंशिक तौर से अतिक्रमण हटा है, हमारे छोटा और तो हल्का चोट आया है। मामले को तूल पकड़ते देख पुलिस फोर्स पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। महिलाएं कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी। आखिरकार जान बचाकर पुलिस को ही लौटना पड़ा। मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कोलकाता के बड़ा बाजार में आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये वो इलाका है जो घनी आबादी वाला है। यहाँ पर जो अमरतल्ला लेन है, वहां की 3 मंजिला इमारत में आग लग गई और इसके बाद दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची तो, लेकिन जो लेन थी, वो रास्ते जो थे वो बड़े सकरे थे और उसकी वजह से दमकल की गाड़ियों में वहां पर पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 25 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं। मंत्री सोवन चैटर्जी भी मौके पर पहुंचे। वहीं गुजरात की वलसाड़ की अगर बात करें तो वहां के गैरेज के बाहर पार्क की गई 2 कारें अचानक जल उठी। पहले एक ही कार में आग लगी थी, लेकिन उसके बाद दूसरी कार भी लपटों की चपेट में आ गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या आलम है, ये इस घटना को देखकर बेहतर तरीके से सोचा और समझा जा सकता है। 15 बदमाश हथियारों से लैस रोहिणी के मकान में दाखिल होते हैं, हवा में फायरिंग करते हैं और ये तमाम जो घटना है, जो पूरा वाकया है, वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। हथियारों से लैस ये बदमाश खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, ये सीसीटीवी में देखा जा सकता है। मामला कहासुनी को लेकर था जो यहां पर आकर खत्म हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाशों के हाथ में हथियार हैं, हवा में ये हथियार लहरा रहे हैं और वहां पर लोगों को डरा धमका रहे हैं। 15 बदमाश रोहिणी के इस घर में दाखिल हुए और वहां पर घंटों लोगों को डराते धमकाते रहे। सीसीटीवी में कैद हुए इन बदमाशों की तस्वीर, सभी के चेहरे पर नकाब था, लेकिन डंडे और जो हथियार हैं, जो बंदूक हैं, वो इनके हाथों में देखी जा सकती है। और इस पूरी घटना में जो पीड़ित हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। सुबह तो मेरे लड़के को, मेरे भतीजे को ये पीट के चले गए जी। मैंने आईओ को थाने में रिपोर्ट करी, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई जी। आईओ ने उसके बाद हमें गिरफ्तार करने आ गए। अभी 20-25 लड़के और ये हमारे 2 प्रमोद था, विनय था, बंदूक लेके फायरिंग करी, गोली हमारे घर पर भी ला रही, सारे वो है। क्या हवाई फायरिंग की थी या नहीं हवाई नहीं की, हम तो भाग गए। मैं तो मौके पे था, मैंने पिछाने जी, मैं तो भाग गया। अब से कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि 2000 का चूरन वाला नोट एटीएम से बाहर निकला था। 500 का एक ऐसा नोट निकला है जिसमें सीरीज नहीं है, नंबर नहीं है। पुलिस इस एटीएम पर पहुंच चुकी है, मामले की जांच कर रही है, पता कर रही है कि किस तरह से ये नोट एटीएम तक पहुंचा। ये वही नोट है जिसमें कोई सीरीज नहीं है, कोई नंबर नहीं है और अब इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। एटीएम से निकला है बिना नंबर वाला नोट। दमोह
की ये घटना है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का सेक्शन होता है, जहां पर नोट की सीरीज लिखी होती है, नंबर होता है, पूरी तरह से खाली है। ये 2 नोट निकले हैं एटीएम से और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये नोट एटीएम तक कैसे पहुंचे।